जी स्टूडेंट, आपका अपने YouTube चैनल आर के वर्मा मैथ्स में स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि मैं आपको टॉपिक जो मैथ का दे रहा हूं 2022 के एग्जाम के लिए क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टॉपिक आपको बहुत ही पसंद आ रहा है दोस्तों। आपके अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं और बेहतरीन तरीके से मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलो फिलहाल एक क्वेश्चन आपके सामने आया और ये 6 नंबर्स के क्वेश्चन है मेरे दोस्त। कितने नंबर के? 6 नंबर वाले क्वेश्चन है और बेहतरीन से इसको समझो यार पूरी तरह से। तो मान लो जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूँ और वही क्वेश्चन जो सिर्फ आपके एग्जाम में फंसेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत बेहतरीन से सीखना, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा, क्योंकि आपके जो कमेंट है वही कमेंट हमको बता रहे हैं कि आपके जो इस वीडियो को देखा जा रहा है आपको कितना बेहतर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलो फिलहाल मैं अपनी तरफ से इतना कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत ही बेहतर से दे सकूं, ताकि एक बार वीडियो देखने के बाद फिर आपको कोई भी बुक खोलनी ना पड़े, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इस तरह से मैं बता रहा हूं ताकि आपकी पूरी की पूरी टॉपिक क्लियर ही हो जाए मेरे भाई। ठीक है, चलो फिलहाल अगर आप वीडियो पे नए होंगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन, ये 6 नंबर के क्वेश्चन को भी देखो कितनी आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कह रहा है क्या कि 2 और क्वेश्चन में 2x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 3 माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3 बटे 2x माइनस 1 इक्वल 5, जबकि यहाँ कामा करके दिया है एक्स नॉट इक्वल माइनस 3 कामा 1/2। मतलब कह रहा है कि x का जो भी आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो x का मान आएगा वो कभी भी -3 नहीं आ सकता और x का मान कभी भी 1/2 नहीं आ सकता मेरे दोस्त। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है, ये जो आप सब देखते हो ना, ये ताम झाम से आप डर जाते हो कि क्या दिया है, इतना बड़ा x वगैरह दिया है। मेरे दोस्त कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो मैं आपको समझाता हूं ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलो देखो, अगर देखा जाए मेरे भाई, ये बताओ कि यहां पर अगर 2x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 3 आया है तो सेम वही राशि यहां पर भी आया है, बट कहने का मतलब क्या हो गया, यहां x प्लस 3 और बटे 2x माइनस 1 आ गया है। बोलो हाँ या ना। अगर देखा जाए तो दोनों में सेम ही राशि था, लेकिन जो अंश में था वही हर में और जो हर में था वो अंश में यहां कन्वर्ट हो गया, यानी चेंज हो गया। तो जब चेंज हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समझो कि जब यहां पर वही सेम कोष्टक में है, सेम यहां पर भी है, सिर्फ इनके चेंजिंग अगर हुए हैं तो अंश हर में बन गए हैं और हर अंश में आ गए हैं, बस इतने का चेंजिंग हुआ है। तो हम करते क्या हैं, ऐसे प्रश्नों में जब सेम टू सेम मिलता है तो मान लिया जाता है। माना 2x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 3 बराबर y मैंने मान लिया, और इच्छा करे आपका तो समीकरण 1 मानो। जब आपने इतना मान लिया तो जहां पर आपको ये दिखाई देगा उसकी जगह पर y रखोगे। लेकिन अगर इसी को उलट दिया जाए मेरे दोस्त, x प्लस 3 कर दिया जाए और 2x माइनस 1 कर दिया जाए, तो मेरे दोस्त इसको भी तो उल्टोगे। जैसे नट बोल्ट को ऐसे उलट देते हो तो ऐसे उल्टोगे, इसके नीचे 1 है और जैसे उलट दोगे तो ये हो जाएगा 1/y। बात समझ में आया मेरे भाई? चलो अब यहां पर हमने देखा कि 2 था और यहाँ 2x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3, इसकी जगह पे y, तो y लिख दिया गया -3। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/y लिख सकता हूँ और बराबर ये हो गया 5। कोई दिक्कत? फिर बगल में ये चीजें नोट करने की जरूरत नहीं है, वो तो प्रश्न में सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया था। ठीक है, अब मैं कहता हूँ क्या कि या फिर से लिखेंगे दूसरे स्टेप में 2y और 3y बटे इतना हो जाएगा बराबर 5, 3y। अब नीचे अगर आपकी इच्छा है तो 1 मान लीजिए, नहीं तो जिसको नहीं मानना वो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीपल कर सकता है। इसका मल्टीपल इसमें होगा तो 2 1 जा 2y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस है, इसका मल्टीपल 3 में होगा तो 3 1 जा 3 और बटे नीचे का नीचे में मल्टीपल हो जाएगा, y इक्वल 5 हो जाएगा। नीचे दिख रहा है? एक आध स्टेप और चल सकते नीचे। चलो एक स्टेप, अगर यहाँ पर इसका 5 का गुणा हो जाएगा तो मेरे दोस्त 2y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल कितना, 5y लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना। और यहाँ पर 2y स्क्वायर, अब इस इस 5y को उधर जब ले जाएंगे, ये बराबर का चिन्ह क्रॉस करके जब उधर जाएगा तो ये -5y बन जाएगा, और -3 ऑलरेडी अपने साइड में ही था, इक्वल 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, चलो ठीक। अब इसका कैसे सॉल्व करने का तरीका है, यहाँ पर इसका गुणा किया जाएगा, 2 का गुणा 3 में हुआ तो यहाँ पर हो गया, आपके दिमाग में आपके माइंड में मानने के लिए कि यहाँ पर हो गया 6, सिर्फ आप अपने दिमाग में मानोगे। फिर क्या करना है कि इसके सामने माइनस है, 2 संख्याओं का गुणा कर दीजिए कि 6 हो जाए और दोनों को घटा दीजिए तो 5 हो जाए। घटाने का मतलब क्योंकि यहाँ पर माइनस है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इसीलिए माइनस होगा तो घटाने पर 5 चाहिए, अगर प्लस है तो जोड़ने पर 5 होना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 2y स्क्वायर और ये हो गया हमारा y। हमने क्या कहा कि 6 करने 6 होता है और 6 में से 1 घटा दिया जाए तो 5 हो जाएगा। अब ये फैक्टर आपको सीखना है तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो बनाया हूँ, वहाँ पर आप जाके देखिए जो लेखपाल करके है। ठीक है, 2y स्क्वायर
और ये माइनस और प्लस का गुणा -6y हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस y हो जाएगा और -3 = 0 मेरे भाई। अगर देखा जाए तो 2 का पेयर बनाया गया तो 2 करने 2 3 6, 2 कॉमन हो जाएगा, y मिला तो 2y कॉमन, 2 ने 2 को काटा, y ने y को काटा तो y बच गया और 2 3 6 इस तरह से हो गया। अब दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिखता तो अपनी मर्जी से 1 कॉमन कर सकते हो। 1 का y में गुणा करोगे तो y करने y, और 1 का 3 में गुणा करोगे तो 3 करने 3 बराबर 0 हो गया। अब इधर देखा जाए तो y - 3 1 में हो जाएगा और 2y + 1 1 में हो जाएगा और बराबर 0। फिर आप कहोगे यदि y - 3 = 0 तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा 3। लेकिन अगर आप ऐसे घेर के कहते हो आंसर तो ये हो जाएगा आपका गलत। क्यों? क्योंकि आपका प्रश्न तो x में दिया था, फिर आप आंसर क्यों y में लाओगे? हाँ, तो ये हो जाएगा आपसे गलत। ठीक, चलो मैं अब इधर लिखता हूँ। फिर दूसरा लिखूंगा, और यदि 2y + 1 बराबर 0, यहाँ पर लिख देते हैं और यदि 2y + 1 बराबर 0 तो 2y बराबर क्या हो जाएगा -1 और y बराबर -1/2 हो जाएगा। अब इस तरह से देखा जाए तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 से, क्या लिखूंगा मैं? समीकरण 1 से। क्या समीकरण 1 है मेरे भाई? 2x - 1 बटे कितना है? x + 3 बराबर कितना है? 3। क्योंकि ये y है तो y की जगह पे मुझे पहला मान रखना पड़ेगा। पहला मान हमारा क्या था? 3। नीचे 1 मान सकते हो अपनी मर्जी से, 2 1 जा 2x हो जाएगा और -2 1 1 जा 1 हो जाएगा। अब इधर 3 का गुणा होगा तो 3 1 जा 3x हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब इस 2x को इधर लाओगे तो ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 x बचेगा और ये 9 उधर जाएगा तो माइनस, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, और माइनस में 1 पहले से फिर माइनस में 9 जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो इस तरह से x का मान निकल गया 10, जो कि आपका करेक्ट आंसर होता है। दूसरा निकालने के लिए देखो x का मान हो गया तो यहीं पर मैं कहीं लिख दे रहा हूँ, x बराबर आया कितना? -10 मेरे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर y बराबर -2 1/2 रखेंगे तो 1/2 भी रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई। क्या करना है? 2 दूना 4x हो जाएगा और -2 करने 2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ माइनस है, इस माइनस का इसके साथ गुणा होगा तो -x 1 जाए x, इस प्लस का इस माइनस के साथ 3 1 जा 3 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इस x को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा उधर प्लस। क्यों? क्योंकि बराबर का चिन्ह क्रॉस करके आएगा। तो 4x और 1 कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा और -3, इस 2 को इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा तो -1 लिखेंगे तो x बराबर -1/5 हो गया। तो इस तरह से x के 2 मान आ गए, दोनों को घेर कर लास्ट में आप आंसर लिख दोगे। या और अच्छी बात बता दें तो आप डायरेक्ट लास्ट में लिखोगे, ऐसे लिख देना हल समुच्चय। ये बहुत अच्छी चीज होती है, यहाँ पर एग्जामिनर का पूरा ध्यान जाता है। हल समुच्चय ऐसे करेंगे और लिखेंगे -10 -1/5। तो ये बहुत बेहतरीन चीज होता है और यहाँ पर आप आंसर करते हो तो कॉपी में जो एग्जामिनर को देखने में परेशानी जो होती है आपके स्टेप बाय स्टेप, वो स्टेप बाय स्टेप नहीं चेक करेगा। डायरेक्ट यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद वहाँ से वैल्यू को ले जाके डायरेक्ट यहाँ पर संतुष्ट करा दिया जाएगा। फिर स्टेप पर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपका 2 नंबर में ये पूछा जाता है। ठीक है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसे क्वेश्चन की संभावना भी होती है जो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। अब देखो कितना बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, अभी देखो ये क्वेश्चन का जो भी ये क्वेश्चन लिखा होगा उस क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन तो आपके दिमाग में तुरंत बन जाएंगे। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ताम झाम जो भी आपको पढ़ने में लगा पढ़ा आपने, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ लैंग्वेज नहीं समझ में आता, ये क्वेश्चन कह रहा क्या, ये चीज नहीं समझ पाती हो, क्वेश्चन का भावार्थ क्या है ये नहीं समझ पाते हो, इसीलिए आपकी परेशानी हो जाती है। ये प्रॉब्लम आपको आपके क्वेश्चन को हल करने नहीं देता। लेकिन चलो मैं बताता हूं आपको। एक रेलगाड़ी है, ठीक है, चलो मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लो ये कोई ए है और ये कोई बी स्टेशन है। ए स्टेशन से बी स्टेशन की जो बीच की दूरी है 360 किलोमीटर है। अरे यार मैं बता रहा हूं ना, छपेंगे एग्जाम में क्वेश्चन, सच्चाई बता रहा हूं, छपेंगे। और एक बात बता दूं, ऐसे क्वेश्चन आपको फिर से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन है ऐसे, ठीक है, चलो ये कोई ट्रेन मैंने बना दिया। और ये ट्रेन क्या है, 360 किलोमीटर की दूरी ए से बी तक जब चलती है, कोई चाल नहीं होगी, इसकी कोई चाल नहीं होगी, ये फिक्स हो गई, डिस्टेंस फिक्स है। ए से बी तक की जो दूरी है 360 किलोमीटर ही है। और जब ये चलता है तो कोई चाल चला होगा। अब वो चाल हमको मालूम ही नहीं है, चलो वो चाल मैंने साइन ऑफ इंट्रोगेशन लिख दिया। लेकिन फिर से कहा जा रहा है कि जो भी चल रहा होगा आज वो चाल अपना 5 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड अपनी बढ़ा दिया होगा, प्लस कर दिया, बढ़ा दिया। तो यानी इस बात से ये पता चल रहा है कि अगर कोई भी, देखिएगा, अगर चाल बढ़ रहा है, अगर स्पीड आपकी बढ़ रही है
तो 100% टाइम आपका क्या होगा, कम लगेगा। तो वही टाइम क्या कह रहा है, 1 घंटे कम लग रहा है। तो फिलहाल आपको ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन की जगह पे ये मानना होगा कि इस ट्रेन की कोई ना कोई चाल होगी भाई। तो वो चाल आप मान लो, चलो मानते हैं। वो चाल क्या होगा आपको बढ़िया से समझाते हैं। सॉल्यूशन लिखा मैंने, और मैंने लिखा माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर या प्रारंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तब 360 किलोमीटर चलने में लगा समय। तो लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है मेरे भैया, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी तो आपका 360 है और चाल आपका x है, तो कितने समय लगे, घंटे। कितने घंटे लगे, 360 बटे x घंटा लगा। देखिए यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर में दिया था, इसीलिए यहाँ समय जो आपका लिया जाएगा घंटे में लिया जाएगा। अब ये कह रहा है चूंकि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर नई चाल, ध्यान से समझिएगा बाबू, नई चाल क्या हो जाएगा। अब भाई पहले तो आपने x किलोमीटर, अब मान लो आपका स्कूल था, आपके घर से, आपका कोई घर रहा होगा में ही समझ लो, चलो 10 मिनट भी नहीं 2 घंटा मैंने लिख दिया। आप 2 घंटे में स्कूल पहुंचे हो, ठीक है। अगले दिन आपको घर से निकलने में लेट हो गया और आपने अपनी स्पीड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, अपनी स्पीड को बढ़ा दिया और आप 1 घंटे 30 मिनट में ही पहुंच गए, 1 घंटे 30 मिनट में पहुंच गए। तो स्पीड आपकी क्या होगी, बढ़ी होगी। स्पीड बढ़ी तबे भाई आपकी टाइमिंग कम हुई। तो इसीलिए मैं आपको क्या कहा, नई चाल। तो नई चाल क्या हो जाएगी, x पहले तो चाल आपकी थी, लेकिन तुलना करने के लिए आपने 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया, तो नई चाल कितना हो गया, x किलोमीटर प्रति घंटे। अगर वीडियो में आपको कोई साउंड आएगा गाड़ी का या किसी भी प्रकार का, तो आप उसको निगलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि जहां पर हम वीडियो बना रहे हैं वहां पर आपको थोड़ी सी साउंड का सामना करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब यहां पर हम लिखते हैं इसलिए 360 किलोमीटर चलने में लगा समय। टॉपिक अच्छी है, और टॉपिक जब अच्छी है तो आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। लगा समय बराबर कितना होना चाहिए, 360 किलोमीटर। दूरी नहीं बढ़ा ना घटा, सिर्फ चाल आपका बढ़ा है, तो x प्लस 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से इतना घंटे हो गए, ठीक है। अब पहले आप जब चल रहे थे तो इतना घंटा समय लगा, आपने जब दोबारा स्पीड को बढ़ा दिया तो इतना घंटे लगा। इस तरह से कितना समय कम लगेगा। अब समय को कम करना, चलो थोड़ा सा साउंड होने की वजह से रुकना पड़ा। तो मैं क्या कहा, 360 किलोमीटर चलने में लगा समय 360 बटे x प्लस 5 घंटे हो जाएंगे। अब बताओ, पहले तो आप 360 बटे x घंटे में जा रहे थे। चलो मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जब आप पहले रोज की तरह सामान्य स्थिति से आपकी जब चाल थी तो आप कितने घंटे में पहुँचते थे, 10 घंटे में कहीं पर पहुँचते थे। लेकिन अब आपकी स्पीड, मान लो किसी दिन आप अगर जा रहे थे स्कूल तो लेट जगह होंगे, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी होगी। तो मान लेते हैं 8 घंटे आपको लगा जिस दिन आपने स्पीड लगाया। तो भैया अगर देखा जाए तो कितने घंटे कम लगे आपको, 10 में से आपको घटाना पड़ेगा। मतलब पहले वाले में जिसमें आपने चाल समान चला होगा, उसी में से जब आपकी स्पीड बढ़ गई होगी उसी वाले समय को घटाना है। तो यहाँ पर आपका था कितना, 360 बटे x, जब आपकी समान चाल थी, लेकिन किसी दिन आपसे लेट हो गया और आप क्या करें, आपने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, तो लगा समय जो था उनका दोनों का अंतर मिला 1 घंटे। बात समझ में आया। 360 हमने कॉमन लिया तो 1/x माइनस 1/x प्लस 5 और बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा सकता हूँ, मिटा दिया इसको। अब यहाँ पर देखिए 360 ये हो जाएगा कितना, x प्लस 5 on x प्लस 5, मतलब इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो माइनस x हो जाएगा, और नीचे का नीचे में हो गया तो x स्क्वायर और प्लस 5 on 5x हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो ये 1 हो जाएगा। अब x से x कैंसिल हो गया, 360 गुणे 5 और बराबर अगर देखा जाए तो ये बटे में था तो इधर गुणा होगा, तो x स्क्वायर बन जाए x स्क्वायर प्लस 5x। मतलब क्या कि अगर ये बटे में था तो इस दोनों का 1 में गुणा होगा तो इतना होगा कि नहीं होगा। अब इस तरह से x स्क्वायर प्लस 5x और इनका गुणा कर लीजिए, कितना, 5 शून्य शून्य, 5 छक 30 का शून्य, 3 हो जाएगा, और 5 या 15 और 3 18 हो जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस
5x माइनस 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 1800। अब आपको यहाँ पर देखना है कि दो संख्या का गुणा कीजिए कि 1800 हो जाए और दोनों को घटा दीजिए तो 5 हो जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका गुणनखंड आप कर लीजिएगा। x का जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा यानी धनात्मक में जो मान आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जो ऋणात्मक में आएगा उसे लिख दीजिएगा अमान्य है। थोड़ा सा आप भी तो काम कर लीजिए कीजिए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पूरी तरह से रेड बना लीजिए, जहर बना लीजिए, ये एग्जाम में एकदम कन्फर्म आएगा, क्योंकि ये इतनी बार एग्जाम में फंसा है ना। और ये क्वेश्चन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर से तो 100% ये पूछा जाएगा, समझ लीजिए, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से समझें और आसानी से इसको आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए, एक नाव शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा की विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में कुल लगा समय कितना? 4 घंटे 30 मिनट यानी 4.5 घंटे। तो धारा की चाल ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन को आप समझिए। कल वाले वीडियो में मैं आपको बताया था कि धारा की दिशा में जब कोई चाल होती है तब क्या होता है, और धारा की विपरीत दिशा में चाल चली जाती है तब क्या होता है। उसके लिए आपको उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि देखिए आपको पूरा का पूरा वीडियो पढ़ना है। पहला पार्ट पढ़ लीजिए, दूसरा पढ़िए, तीसरा। इतने क्वेश्चन आप बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। समझ में आया बात? तो आप अच्छे से पढ़िए इसको और बहुत बेहतरीन से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर दिया है क्या? शांत जल में एक नाव, शांत जल में, तो नाव की चाल में लिखता हूं शांत जल में, शांत जल में, जल में नाव की चाल, नाव की चाल, नाव की चाल कितना दिया भैया? 15 किलोमीटर प्रति घंटे दिया है, ठीक है। अब यहां पर मैं मानता हूं धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे। चलो ठीक। अब यहां पर मैं ऐसे बना भी दे रहा हूं, ये आपका कोई जल होगा यानी, और इसमें आपका कोई नाव है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपका कोई नाव है। अब जब धारा, नाव देखो, नाव की दिशा इधर और धारा की दिशा इधर होती है, तो दोनों के वैल्यू क्या होते हैं? दोनों के स्पीड को जोड़ लिया जाता है। और यदि नाव की दिशा इधर हो जा रही है और धारा की दिशा इधर हो जा रही है, जिसको विपरीत दिशा कहते हैं, तो यहां पर हम इसको क्या करते हैं? घटा देते हैं। बात समझ में आए? तो ये चीज आपको समझना था, फिर से मैंने आपको समझा भी दिया, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूं क्या? नाव को धारा की दिशा में, तो देखो लिखता हूं क्या? नाव की, नाव की धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, नाव की धारा की दिशा में चाल बराबर, चाल बराबर कितना हो जाएगा? पहले से 15 था और x, तो इस तरह से 15x किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब कह रहा क्या यहां पर? नाव की, अच्छा इस समय भी निकाल लो, तथा तथा समय बराबर, समय बराबर कितना हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे, क्या हो जाएगा मेरे भैया? दूरी बटे चाल। अब देखो धारा की दिशा में कितना किलोमीटर, या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर आपको और अच्छा से लिखना होगा तो आप ऐसे लिखिएगा कि धारा की दिशा में 30 किलोमीटर चलने। चलो मैं लिख भी देता हूं, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, दिशा में 30 किलोमीटर चलने में, चलने में लगा समय, लगा समय बराबर कितना हो जाएगा? समय बराबर आपका होता है दूरी बटे चाल होता है। कितना होता है मेरे भैया? दूरी बटे चाल। और दूरी आप कितना चल रहे हो? 30 किलोमीटर चल रहे हो, और उसी दिशा में, यानी क्या हमने आपको लिखा है कि यहाँ पर लिखा नाव की धारा की दिशा में चाल x प्लस 15 किलोमीटर, यानी 15 प्लस x किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 15 प्लस x, क्या हो जाएगा? इतने घंटे हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई, ठीक। अब यहां पर अगर देखा जाए दूसरा पॉइंट, थोड़ा सा चलो दूसरा पॉइंट अगर यहां पर देखा जाए प्रश्नानुसार, अब धारा की, धारा की विपरीत दिशा में, ये सही से दिख रहा है? धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल क्या हो जाएगा? नाव की चाल, तो नाव की चाल क्या थी भैया? पहले 15 था और धारा की विपरीत दिशा में क्या है? x, तो इस तरह से 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इधर यहां तक दिख रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं, हल्का तो नहीं दिख रहा ये? चलो अब इसके बाद हम कर देंगे, अतः कितने किलोमीटर चलना भैया आपको? 30 किलोमीटर,
उसी स्थान पर 30 किलोमीटर का, देखो अगर आप यहाँ से नाव चलाना शुरू किए हो और यहाँ तक आए हो तो आप 30 किलोमीटर चले हो और फिर कह रहा क्या कि अब लौट के जा रहे हो घर पे, यानी इधर से आए थे अब यहाँ से लौट के जा रहे हो वही स्थान पे जहाँ से आपने चालू किया था। तो इसका मतलब दूरी तो 30 ही किलोमीटर रह जाएगा, क्योंकि वापस जब आप कह रहे हो धारा की विपरीत दिशा में आप उसी स्थान पर या उसी बिंदु पर लौटने में आपको क्या समय लगेगा, तो यही दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो सेम हो जाएगी, डिस्टेंस नहीं बदलता। ठीक है मेरे भाई, जब वहीं की बात कर रहा है। अतः नाव की विपरीत दिशा में 30, ऐसे एग्जाम में पूरा का पूरा लिखना, दिशा में 30 किलोमीटर चलने में लगा समय, थोड़ा हिंदी तो लिखना ही पड़ेगा, लगा समय बराबर, और जितना अच्छा हिंदी आप लिखेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। 30 किलोमीटर था लेकिन चाल अब कितनी हो गई थी, इतना, तो कितना समय लगा, इतना घंटा लगा। ठीक है, अब इतना आप पूरा का पूरा नोट कर लिए होंगे। उधर का मैं मिटाता हूं, मुझे ये पॉइंट चाहिए और ये पॉइंट चाहिए। अब क्यों चाहिए, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि जब आप धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाते हैं तो जो लगा समय और धारा की विपरीत दिशा में लौटते समय जो समय लगता है, दोनों मिला के कितने घंटे भैया, 4 घंटे 30 मिनट है। तो अब यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये पूरा का पूरा मिटाऊंगा मैं और अच्छे से आगे लिखूंगा। ठीक है, चलो देखो और बढ़िया से पढ़िए आप लोग, पूरा का पूरा मैथ और साइंस में रिवाइज करा दूंगा पेपर आने से पहले, बाकी और सब्जेक्ट पर आप फोकस कीजिए। ठीक है, इधर का आपको गारंटी मैं देता हूं कि इधर की चीज़ों को पढ़ने के अलावा, इस वीडियो को पढ़ने के अलावा आपको किसी बुक या किसी भी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा एग्जाम में फंसने वाले सब क्वेश्चन है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अब इस तरह से क्या लिखूंगा मैं, धारा की दिशा में चलने में लगा समय प्लस धारा की विपरीत दिशा में, ऐसे पूरा हिंदी लिखिएगा, धारा की विपरीत दिशा में चलने में लगा समय बराबर कितना मेरे भाई, 4 घंटे 30 मिनट, दिख रहा ना, 4 घंटे 30 मिनट। तो 4 घंटे 30 मिनट धारा की दिशा में आप चले थे तो कितना आया था आपका वैल्यू, 30/15 प्लस x, और प्लस क्योंकि दोनों को जोड़ा जाएगा, दोनों के समय को जोड़ा जा रहा है, तो यहां पर 30/15 माइनस x और बराबर 4 घंटे 30 मिनट को मैं लिखूंगा 30/60, 30 दूना 60 यानी 1/2 हो जाएगा। अब इस तरह से देखा जाए तो मैं आगे इस चीज को और लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। दोनों में से 30 आपका कॉमन हो जाएगा तो 1/15 प्लस x बचेगा, प्लस 1/15 माइनस x बचेगा। इस तरह से 2 था, 4 दूना 8 1 9, 9/2 हो जाएगा। बात समझ में आया भाई, तो ये देखा जाए तो 15 माइनस x हो जाएगा और प्लस 15 करने 15 प्लस x हो जाएगा। दोस्त इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर और नीचे का नीचे में हो जाएगा, तो वर्गांतर बनता मेरे भाई, क्योंकि प्लस और माइनस का सेम चीजों का गुणा होता है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर और बराबर 9/2। ठीक, अब यहां पर देखा जाए तो x ने x को काट दिया और 15 15 30 हो जाएगा, तो 30 गुणे 30 हो गया और नीचे 15 15 225 और माइनस x स्क्वायर बराबर 9/2 हो गया। अब यहां पर अगर हम कहें 3 त्रिक का 9, ये 9 है ना, इन दोनों का गुणा होगा तो 3 त्रिक का 9 यानी 3 करने 3 3 करने 3 यानी 10 गुणे 10, तो 10 गुणे 10 की बात करें तो ये हो जाएगा 100 और बटे क्या हो जाएगा 225 माइनस x स्क्वायर बराबर 1/2। इसका गुणा करेंगे इधर और इसका गुणा करेंगे इधर, तो गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा, 200 करने 200 यानी इसका गुणा इधर हुआ और बराबर 225 माइनस x स्क्वायर। मैं इस x स्क्वायर को इधर लाऊंगा और इस 200 को इधर लाऊंगा, तो 225 माइनस 200, तो x स्क्वायर बराबर कितना हुआ 25, तो x बराबर आपको मिला क्या, प्लस माइनस 5। वर्गमूल तो प्लस माइनस में निकलेगा, लेकिन आपको चाल की बात पता करनी थी, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस वाला 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पर धारा की चाल क्या होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहीं पर लिख दीजिएगा धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये 6 नंबर के सभी क्वेश्चन हैं, बेहतरीन से आप सीखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो भैया, ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है और ऐसे क्वेश्चन को भी आप
अपने दिमाग में रख के चलिए। वही तो बता रहा हूँ यार, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ पढ़ते रहो ना, पूरा का पूरा एग्जाम में ना छपेगा तब कहीं ना, ठीक है। और देखिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इस समय देख रहा हूँ सब्सक्राइब वाले तो बढ़ गए हैं, क्योंकि इसलिए जब से ये हाई स्कूल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, आपको मैं बता रहा हूँ 100% ने 200% मेरे तरफ से गारंटी लो, एग्जाम में छपेंगे इसी वीडियो में से, इससे हटके कुछ भी नहीं आने वाला है, ये गारंटी देता हूँ, ठीक है। चलो देखो, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 394 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। एकदम पूरा हल्ला बोल दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन करा करा के टेंशन ना लो, और सभी तक शेयर करो ना, अभी देखो पूरी तरह से छा जाएगा यूट्यूब पे, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस के साथ और इतना क्लियर कोई भी नहीं दिया आज तक, बता रहा हूं। चलो, कर्मगत विषम और धन, देखो यहां पर अगर मैं विषम करा रहा हूं ना तो सम भी पूछ सकता है, तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपको समझने हैं। फिलहाल मैं एक बता दे रहा हूं, लेकिन थ्योरी दोनों का बता दे रहा हूं। देखो, सम और विषम डिपेंड करता है कि यदि किसी संख्या में 2 का मल्टीपल पाया जाए तो वह संख्या हमारा सम संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? सम संख्या। अगर किसी भी संख्या के मल्टीपल 2 हो और उसमें या तो +1 कर दिया जाए या -1 कर दिया जाए तो वह संख्या हमारी क्या बन जाती है मेरे भाई? विषम संख्या बन जाती है। बात इतनी समझ में आ गई होगी। हाँ, तो चलो, मैंने मान लिया कि पहली विषम संख्या, यहां पर मैं साल भी लिखूंगा, और पहली विषम संख्या ऐसे लिखेंगे, माना विषम संख्याएं, माना 2 क्रमागत विषम पूर्णांक क्रमशः, ध्यान से समझते रहिए, क्रमशः 2x - 1, 2x + 1 है। हमने कहा कि किसी भी संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए या 1 घटा दिया जाए तो वो विषम संख्या होगी, या किसी संख्या में 2 से गुणा कर दो और प्लस कर दिया जाए तो। अच्छा, कर्मगत वर्ड जिसको नहीं समझ में आया वो भी समझ लो। जैसे अगर मान लो आपने 3 माना कोई विषम संख्या, तो इसके बाद तुरंत बाद आने वाली विषम संख्या, तो तुरंत बाद तो 4 आता है, तो ये विषम नहीं है, ये सम है। 5वां ये होगा। अर्थात मैं अगर आपको लिखने के लिए कहूँ 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर आपको अगर इवन और ऑड ढूंढना है तो ये ऑड नंबर में हो गया, इसके बाद ये ऑड होगा, बीच में एक संख्या छूट रही है तो ये सम संख्याओं का क्रम चलेगा और ये विषम संख्याओं का क्रम चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमसे विषम क्रमागत संख्या पूछ रहा है, ना कि क्रमागत संख्याएं पूछा है। ओनली क्रमागत संख्याएं पूछता तो x + 1, x + 2, x + 3, x + 4 ऐसे चलते, ठीक है। चलो फिलहाल अब यहां पर देखो क्या कह रहा प्रश्न में, कह रहा 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल। तो भैया 2 आपने मान लिया, यही तो 2 आपके हैं, यही तो आपके 2 हैं। अब यहां पर देखिएगा, तो इन संख्याओं का मैं लिखता हूं प्रश्नानुसार। आप थोड़ा सा शोरगुल ज्यादा है, दिमाग भी भटक जाता है, ठीक है। तो यहां पर एक संख्या ये, दूसरी संख्या ये है 2x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2x + 1 का होल स्क्वायर, और ये बराबर कितने? 394 के। अब यहाँ देखा जाए तो 2 दूना 4x² हो जाएगा। अरे भाई a + a - b का होल स्क्वायर, 2 दूना 4x² + 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 करने 2 दूना 4 -4x, सेम यही चीज 2 दूना 4x² + 1 हो जाएगा और प्लस 2 दूना 4x बराबर 394 था, इधर लाया तो -394 बराबर 0 हो गया। अब यहां पर देखा जाए तो 4x से 4x कैंसिल, क्योंकि ये प्लस में 4x है और ये माइनस में है। फिलहाल ये दोनों प्लस में है तो 4 4 8x² हो जाएंगे, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 1 और 1 2। अब 394 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 392 बराबर 0। अब ये x² आप यहाँ रोकोगे और 392 को उधर भेजोगे तो ये x² बराबर कितना हो जाएगा? 392/8। अब यहाँ देखो 8 × 24, 8 × 32, 8 × 32 हो जाएगा, 4 बार आपने लिया, 8 × 32 हुआ, और 32 और 7 8 9 72, यानी कि इस तरह से देखा जाए तो x² बराबर कितना आया? 49 आया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? +-7। तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ प्रश्न में अगर धन पूर्णांक कहा होता तो मैं केवल और केवल प्लस में लेता, लेकिन सिर्फ यहाँ पर पूर्णांक कहा है। तो इंटीजर जो पूर्णांक होते हैं मेरे भाई, वो पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं और निगेटिव इंटीजर भी होते हैं, यानी धनात्मक भी संख्या होती है और ऋणात्मक संख्या भी होती है। तो हमारा आंसर 2 तरह से हो सकता है, प्लस में भी दे सकता है, माइनस में भी दे सकता है। तो चलो फिलहाल हम रखते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं x बराबर 7 रखने पर जब आप यहां पर रखोगे तो 2 × 7 - 1 और 2 × 7 + 1, इस तरह से 7 दूना 14 में से 1 गया तो 13, 7 दूना 14 1 15, एक आंसर तो आपका ये हो जाएगा। और फिर दूसरे की बात करें, पुनः x बराबर -7 रखने पर मेरे भाई तो रखोगे कितना हो जाएगा? 2 × -7 -1 और 2 × -7
और +1, इस तरह से 7 दूना -14 और 1 -15 हो जाएगा, और 7 दूना 14 में से 1 जाएगा तो -13। तो यहाँ लास्ट में आप लिखोगे क्या, लास्ट में लिखोगे हल समुच्चय, लास्ट में लिखोगे हल समुच्चय बराबर, तो इस तरह से हो जाएगा 13, 15, -13 और -15, इस तरह से आपका हो जाएगा आंसर। क्योंकि पूर्णांक की बात का है तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अब हम लोग पहुंच गए हैं चौथे चैप्टर में। अब इस चैप्टर के जो वही क्वेश्चन हमको करने हैं जो केवल और केवल हमारे एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो चौथे चैप्टर का नाम है आपका ट्रिंगल, यानी त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के कुछ फार्मूले, आप कुछ बेसिक चीजें समझ लीजिए। पहला पॉइंट तो ये आपको समझना है कि जो भी आपके प्रमेय दिए वो प्रमेय में आपको नहीं कराऊंगा। ठीक है, वो प्रमेय आपको आपके किताब से ही, आपको अपनी बुक से ही याद करनी है मेरे दोस्तों। हाँ, कौन सा प्रमेय आपका इंपॉर्टेंट है वो जरूर इसी वीडियो के लास्ट में या इस चैप्टर के लास्ट में मैं करा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, क्योंकि ज्यादा बात करना हमारे लिए परेशानी है। क्यों? क्योंकि ज्यादा एमबी हो जाएगा तो इसके लिए दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कि समरूप त्रिभुज के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी ले लें, बेसिक नॉलेज ले लें तो अच्छी बात है। देखिए समरूप त्रिभुज, मान लेते हैं आपके पास इस तरह से कोई त्रिभुज हो जिसका नाम ABC हो, और एक दूसरा त्रिभुज यहाँ पर हो, ठीक है, जिसका नाम DE और F हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोड बना दिया, यहाँ पर ऐसे कोड को मैंने संकेत दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझने की सबसे बड़ी बात है कि दो त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज DEF, यानी ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे से समरूप कम होंगे। समरूप का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, समरूप का जो सिंबल होता है इस तरह से होता है। दो त्रिभुज समरूप होने के शर्त होते हैं। पहला शर्त क्या होता है कि त्रिभुज के संगत कोण क्या हो, त्रिभुज, दोनों त्रिभुज के संगत कोण समान हो। क्या हो? संगत कोण समान हो, पहला कंडीशन। इन दोनों कंडीशन को जो मैं लिख रहा हूं, इन दोनों कंडीशन के अलावा कभी भी त्रिभुज आपका समरूप नहीं माना जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि इनकी संगत भुजाएं, यानी इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, संगत भुजाएं समान अनुपातिक होनी चाहिए, समानुपातिक होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। अब मैं आपको समझा रहा हूं अच्छे से। मतलब क्या हो गया, संगत कोण की बात कर रहा है तो यहां पर संगत का मतलब एक जैसा दिखाई देने वाले, एक रूप या एक डिजाइन जैसा दिखाई देने वाले जो त्रिभुज के एंगल होंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे, संगत कोण होंगे। तो देखो ये ऊपर वाला त्रिभुज का कोण, ये दोनों संगत हैं क्योंकि एक जैसी डिजाइनिंग इनकी हुई है। यहां पर कोण बी और कोण ई जो है एक जैसी डिजाइनिंग हुई है, और कोण सी और कोण एफ एक जैसे डिजाइनिंग हुए हैं। तो यही चीज मैं कह रहा हूं, ये संगत कोण है। क्या है? संगत कोण है। इनको हम लोग संगत एंगल कहते हैं या कोण कहते हैं मेरे भैया। ठीक है, तो अगर किसी भी त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हो तथा दूसरा उनके संगत भुजाओं की बात करें तो ए बी जैसा झुका हुआ यहां पर कौन है, DE है। तो इनका जो अनुपात आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, BC का किसके साथ, EF के साथ अनुपात होना चाहिए, और जो AC का अनुपात किसके साथ में होना चाहिए, DF के साथ होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन किसी भी त्रिभुज में अप्लाई करने पर संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, तो वो दोनों के दोनों त्रिभुज आपके क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलो अब एक सेकंड के लिए रुको, मैं क्वेश्चन लाता हूं। चलो दोस्तों, एक क्वेश्चन जो आपके सामने बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन की हम उम्मीद रखते हैं, बशर्ते जो चित्र नहीं बनाया गया है वो मैं बना दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न में कहा है कि चित्रानुसार, तो ये A हुआ, B हुआ और C हुआ, ये PQ क्या है, ये P और Q है। ठीक है, चलो ये चित्र आपका दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन रख रहा है। ध्यान से देखिएगा कि चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। तो चलो ये समांतर खींचा गया था, ये प्रश्न में खुद दिया हुआ है और चित्र भी दिया है। कह रहा है यदि PQ और BC का अनुपात 1:3 हो तो AP और PB का अनुपात पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ मैं समरूपता के अनुपातिक रूल में आपको सिखा दूं, समझा दूं। अगर ये A B C है और ये P और Q है तो यहाँ पर कुछ इसके रूल बनते हैं। पहला रूल क्या होता है मेरे दोस्त, कि ये हो जाएगा AP बटे AB बराबर लिख सकते हैं आप AQ बटे AC, या यही चीज आप लिख सकते हो क्या, AB बटे, आप इसी को अथवा करके लिख सकते हैं। चलो मैं छोटा लिख रहा हूं ये, अब ये इसी चीज को आप उलट भी सकते हैं। यहां पर लिखेंगे हम AB और बटे कितना BP बराबर AC बटे
QC लिख सकते हैं। तो ये एक रूल ये आपका हो गया, एक रूल ये हो गया, ठीक है। दूसरा होता है AP बटे PQ बराबर AB और बटे BC भी लिख सकते हैं। या एक रूल और होता है कि AP और बटे AB बराबर PQ बटे BC, इतना भी लिख सकते हो। और एक चीज मैं बता दूं, अगर इधर की भुजा और इसका अनुपात ले सकते हो तो इधर की भुजा और इसका अनुपात भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो घटना इस भुजा और इन दोनों के साथ कर रहे हो वही इस भुजा और इन दोनों के साथ भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपके कुछ रूल थे, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं कुछ चीजें। यहां पर देखा जाए तो दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC है और दूसरा APQ है। इसमें देखा जा रहा है कि PQ जो है वो किसके समांतर BC तथा अगर देखा जाए कि कोण A बराबर कोण A है मेरे दोस्तों, कोण A का मान कोण A है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज किसके, APQ के, ठीक है मेरे भाई। जब समरूप है तो यहां पर आप नियम लगा सकते हो क्या कि AP किसका किसका अनुपात आपको निकालना है, AP। चलो AP बटे क्या लिखूंगा, AB बराबर कितना हो जाएगा, AP बटे AB बराबर कितना हो जाएगा, PQ बटे कितना हो जाएगा, BC। अब यहां पर देखा जाए तो AP को तो फिलहाल में AP ही लिख दिया और AB को लिखूंगा, AB जो आपका है वो दो टुकड़े में है, किसमें, AP और PB में। तो इसको लिखूंगा AP प्लस PB बराबर कितना, PQ बटे BC। PQ बटे BC का मान 1/3 दिया है, ठीक है। समरूप है यहाँ इसलिए लिख सकते हैं इतना इतना समरूप है, तो समरूपता से यहाँ पर लिख दीजिएगा समरूपता से, तो इतना लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा मैं इसको उलट दूं, अगर इसको उलट दूं तो AP प्लस PB और बटे AP बराबर क्या हो जाएगा, 3/1। तो 3/1 को मैं 3 ही लिखता हूं। अब यहां पर इसके बटे को तोड़ दीजिए मेरे दोस्तों और वीडियो को लाइक कर दो यार, अभी के अभी नहीं किया आपकी अगर ध्यान हट गए हो तो तुरंत लाइक करो। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पर PB और बटे AP बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब इस 1 को इधर भेजेंगे तो PB बटे AP। अरे यार इतना बेहतरीन टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूरे के पूरे फंसने के पूरे चांसेज हैं। तो फिर आप अगर वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते तो मज़ा नहीं है, ठीक है। और 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें किसका किसका अनुपात, AP और PB का अनुपात चाहिए। तो फिर से इसके नीचे 1 मान के उलट दो, तो AP बटे क्या हो जाएगा, PB बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। इस तरह से अगर देखा जाए तो AP अनुपात PB बराबर 1/2 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसको आप नोट कर लीजिए बढ़िया से, ठीक। और भी आपको त्रिभुज के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन चाहिए और पूरे के पूरे जो एग्जाम में फंसने वाले हैं तो आपको कंटिन्यू इसी वीडियो पर, इसी टॉपिक में, इसी चैनल पर आपको रहना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और आप उम्मीद रखो, एक बार ट्रस्ट करो मेरे पर कि मैं गारंटी बता रहा हूं कि सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं, ठीक है। तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा हम लोग कर दिए, पानी भी पीना, प्यास भी लग गया और चल रहे हैं अब हम लोग वीडियो को बंद करने, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइमिंग हो जा रहा। तो आगे इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करता रहूँगा और पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट होते ही तुरंत मैं साइंस का भी टॉपिक चालू कर दूंगा, क्योंकि कुछ लड़कों ने कहा कि सर और भी सब्जेक्ट के, तो मैथ और साइंस के पूरी की पूरी टॉपिक पूरा का पूरा एकदम गारंटी के साथ पूरा काम होगा, आपका पूरा एग्जाम में फंसने वाली टॉपिक मिलेगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको सिर्फ परेशान मैं कर रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं, पूरा का पूरा टॉपिक आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद दोस्तों।